हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्यूचर में। आज का हम लोगों का जो क्लास होने वाला है वो मैक्रो इकोनॉमी का इंट्रो चैप्टर से होने वाला है, जो कि सीबीएसई के टर्म 2 का सबसे पहला चैप्टर है। ओके, तो हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि जितने भी टर्म 2 में चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक या मैक्रो का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा मैं कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और बने रहिएगा हमारे साथ में। आपका पूरा टर्म 2 का जो है वो मैं पोर्शन कवर करने वाली हूँ। आज जो मैं पीडीएफ प्रेजेंट करने वाली हूँ इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा। जैसे ही आप वहाँ पे जुड़ेंगे आपको जो है वो सारे पीडीएफ्स वहाँ पे अपलोडेड दिखाई देंगे। वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके जितनी बार चाहे उतनी बार आप उसको स्टडी कर सकते हैं, या फिर उसको रेफरेंस में ले करके आप चाहे तो उससे अपना खुद का नोट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। मैं बताती चलूँगी कि आपको नोट्स में क्या क्या मेंशन करना चाहिए और आपको अपना नोट्स कैसे बनाना चाहिए। ओके, साथ में एग्ज़ाम लिखने का थोड़े बहुत जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करते चलूँगी कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की और आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये मेरा इंट्रो है। मेरा नाम बरखा नारायण है। मैंने एमकॉम किया है और अभी मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। ओके, और मैंने एनटीए यूजीसी नेट जो एक एग्ज़ाम होता है टीचर्स के लिए वो भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है 2 बार। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो है बेसिक टर्म्स जो है मैक्रो इकोनॉमी जो डिराइव कहाँ से हुआ था। तो मैक्रो इकोनॉमी का जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया था। इसका होता है मैक्रो, इस तरीके से लिखा होता है। इसका की मीनिंग होता है लार्ज, है ना। इसमें हम लोग अपना फील्ड ऑफ एक स्टडी होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसको कि दोनों को जोड़ दिए तो लार्ज स्टडी ऑफ इकोनॉमी यहाँ पे मेरा इसका कंप्लीट मीनिंग जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे से लेने वाला आपका पॉइंट है कि ये कहाँ से आया है, तो ग्रीक वर्ड से निकल के आया हुआ है। ये जो है ये परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल रादर देन इंडिविजुअल मार्केट, ये जो है वो डील किसके साथ में करता है, परफॉर्मेंस के साथ में, स्ट्रक्चर के साथ में, बिहेवियर के साथ में, डिसीजन मेकिंग, किसी भी एक इकोनॉमी का होल रादर देन किसी इंडिविजुअल के डिसीजन के ऊपर में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक का एक और यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे, जिसमें क्या होता है मैक्रो इकोनॉमी एक स्टडी है जिसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं किसी एक फेनोमेना को, यानी कि एक हम लोग सिचुएशन को स्टडी करते हैं दैट अफेक्ट एन इंटायर इकोनॉमी, जिसको जो कि पूरे इंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज। हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी करते हैं, डिफ्लेशन के बारे में स्टडी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, या फिर इन सभी में क्या रिलेशन है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। कहाँ पे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमी जो है कि एक स्टडी है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं या और उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं पूरे नेशनल इकोनॉमीज का, एंड पॉलिसीज दैट अ गवर्नमेंट यूज टू ट्राई टू अफेक्ट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और साथ में नेशनल इकोनॉमीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, साथ साथ में हम लोग ये भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं और उनका क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पे उसका भी स्टडी किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे है 5 पॉइंट्स है जिसको कि हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। फर्स्ट है व्हाट डिटरमाइंस अ नेशंस लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या वो चीज़ें हैं जो कि डिटरमाइन कर देती है कि नेशंस का लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ हो। व्हाट काउजेज नेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटी टू फ्लक्चुएट, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो फ्लक्चुएट होंगे। फ्लक्चुएट होना मतलब अप एंड डाउन होना, है ना। इस तरीके से अप एंड डाउन होना ये हम लोगों का फ्लक्चुएट हो जाता है। व्हाट काउजेज अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के। व्हाट कॉजेज प्राइस टू राइज, किस वजह से हम लोगों के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करेंगे। कैन गवर्नमेंट पॉलिसीज बी यूज टू इम्प्रूव द नेशंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस,
क्या जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं क्या उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। तो अब यहाँ पे आपका है कि मैंने 4-5 स्लाइड्स ऐड किए हुए, तो हर स्लाइड से आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको आप सभी जो है वो मिला करके अपना एक खुद का नोट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत अच्छा आप नोट्स जो है वो खुद का क्रिएट कर करके रेडी रहेंगे लास्ट में। अगर आपको नहीं मन करता क्रिएट करने का कोई बात नहीं, जस्ट छोटे छोटे स्लाइड्स है, आप लास्ट मिनट में एक बार एग्जाम के से पहले अगर एक बार इसके गो थ्रू भी हो लेंगे तो समझिए कि मान के चलिए कि 11-12 पेज का आपका ये जो स्लाइड है इसमें आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमी जो है वो स्टडी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमीज क्या है। मैक्रो इकोनॉमीज स्टडी ऑफ लार्ज, ये तो सभी में पढ़ लिए। इंडिविजुअल वन कस्टमर के जगह पे हम लोग पूरे हर किसी को पढ़ते हैं, जितना एक बिजनेस के जगह पे हम लोग पूरे बिजनेसेस को स्टडी है। अब यहाँ पे है कि हम लोग स्टडी ही क्यों किए होल इकोनॉमी को। द फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमीज वॉज बोर्न ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ये जो मैक्रो इकोनॉमी जो है वो स्टार्ट ही हुआ ग्रेट डिप्रेशन के समय में, जो कि 1928 में आया था और 1933 तक बने हुए था। ओके, अब यहाँ पे है कि ग्रेट डिप्रेशन जब आया तब लोग जो है वो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किया था, और जिसका की शुरुआत भी इसी समय में हुआ था। इससे पहले हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, एल्फ्रेड मार्शल। ओके, तो एल्फ्रेड मार्शल ये जो इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने कहा था कि अगर हर इंडिविजुअल अगर अपना खुद का भी प्रॉफिट देख लेता है तो नेशंस का जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन इनका ये जो थ्योरी है वो फेल कब होते हुए दिखा, 1928 में। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फिर बाद में स्टडी करना शुरू किया। 1928 में मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टर्म है वो मेरे ख्याल से एक इकोनॉमिस्ट से केनेस है ना, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है अभी, लेकिन केनेस थे। इन्होंने जो है वो, या फिर आर.ए. फ्रेशर। ओके, आप देख लीजिएगा एक बार गूगल करके, इन दोनों में से किसी एक ने जो है वो, आर.ए. फ्रेशर जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने माइक्रो और मैक्रो को अलग किया था। लेकिन आई थिंक कि केनेस जो है वो जिन्होंने अपना एक किताब लिखा था जिन्होंने पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स को जो है वो यूज़ किया था। ओके, तो एक बार आप इसको गूगल कर सकते हैं। Government did not understand how to fix the depression economy with a 25% unemployment। ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था यूके में, इसके वजह से यूएस और यूके में जो भी कहिए कि यहाँ जो ये ग्रेट डिप्रेशन आया था वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो 25% जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो उसमें हमें गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़ी पॉपुलेशन का क्या किया जाए जो कि अनएम्प्लॉयड अभी पे बैठा हुआ है। मैक्रो वॉज क्रिएटेड टू मेजर द हेल्थ ऑफ द होल इकोनॉमी। इसी वजह से फिर मैक्रो इकोनॉमी का जो है वो शुरुआत हुआ, जिसमें होल इकोनॉमी को जो है वो स्टडी किया जाना शुरू कर दिया। मतलब कि इंडिविजुअल्स अगर खुश है तो ये ज़रूरी नहीं है ये पूरा का पूरा होल इकोनॉमी भी खुश ही होगा, या फिर सभी जो है वो मतलब कि खुश होने का मतलब मेरा यहाँ से है कि सभी जो है वो प्रॉफिट में ही है। गाइड गवर्नमेंट पॉलिसीज टू फिक्स प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ आते हैं उनको फिक्स करने के लिए भी जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही जो है वो यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि मैंने 3-4 स्लाइड्स ऐड किए पीछे से मैक्रो इकोनॉमिक्स के, आप उसमें से जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उसको मार्क करके रख लीजिए अपने पास में, आप फिर उसको एग्ज़ाम के समय में बस उसी को पढ़ लीजिएगा, आप बहुत अच्छा आंसर जो है वो लिख करके तैयार कर लेंगे एग्ज़ाम के समय में। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का स्कोप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है वो कैसे पढ़ा जाता है या फिर क्या क्या इसके स्कोप्स है। तो सबसे पहला है कि मैक्रो इकोनॉमीज़ को जो है वो बहुत सारे थ्योरीज़ में बांट दिया गया है और मैक्रो इकोनॉमीज़ के कुछ जो है वो पॉलिसीज़ बनाए गए हैं। मैक्रो इकोनॉमीज़ के थ्योरीज़ में कौन कौन से है, सबसे पहले हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। मतलब कि ये सारे थ्योरीज जो है इन सभी को अगर इंडिविजुअली भी इसमें पढ़ा जाए तो ये सारे जो है वो बहुत बड़े आपस में खुद में ही अपने आप में एक एक चैप्टर्स या फिर कह लीजिए एक एक किताबें हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमीज के पॉलिसीज। माइक्रो इकोनॉमीज के बेसिक जो है वो दो ही तरीके के पॉलिसीज बनाए जाते हैं, एक फिजिकल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी।
मॉनेटरी पॉलिसीज़ में जो है वो करेंसी का कंट्रोल को लेकर के बात किया जाता है। फिजिकल पॉलिसीज़ में है वो जनरल रूल को लेकर के बात किया जाता है कि जनरली इकोनॉमी जो है वो कैसा ग्रो कर रहा है, क्या ग्रो कर रहा है, उसमें क्या अच्छा मतलब कि इनपुट देना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली कंट्रोल करता है सिर्फ मनी को, जैसे कि CRR रेट, SLR रेट, RRR रेट, जैसे कि रिटर्न RR मतलब होता है ना क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू, मैं एग्जैक्टली नाम उसका बोल रही हूँ। गवर्नमेंट से जब लोन लेते हैं तो उसको प्राइवेट सेक्टर्स को जो है वो रिटर्न में देना पड़ता है इंटरेस्ट, है ना। तो अच्छा ये टर्म मेरे माइंड में आएगा वापस से तो मैं उसको बता दूंगी। नेक्स्ट है कि अगर बेसिक ये जो क्वेश्चन है ना वो जनरली आपको पूछा जाएगा लगभग, मेरे को बहुत सारा चांसेस लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि जहाँ पे आप लोगों का डिफरेंस करना है उसका पहले आप पॉइंट लिखिए कि आप किस बेसिस पे उसको डिफाइन, मतलब कि किस बेसिस पे आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले आप लोग दोनों का क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, जहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि स्टडी ऑफ इकोनॉमीज में हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग क्या करें, कम्बिनेशन ऑफ ऑल को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर है कंसर्न विथ, मैक्रो इकोनॉमी जो है वो किससे रिलेटेड होता है, हाउस होल्ड से, फर्म से और पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री से। और मैक्रो इकोनॉमी जो है वो नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी से रिलेटेड होता है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ऑन डिमांड साइड इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, वेयर ऑन सप्लाई साइड इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमी का बात कर रहे होते हैं तो कस्टमर क्या करना चाहता है, कंज्यूमर के साइड से हम लोग ये देखते हैं क्या कि उसका डिमांड क्या रहेगा, उसका यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम कब रहेगा। सप्लाई के साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कम से कम उसको सप्लाईज टू मिनिमाइज प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज मिनिमम कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमाइज होना चाहिए था यहाँ पे, कि वो अपना प्रॉफिट को जो है वो कैसे मैक्सिमाइज करे और वो अपना कॉस्ट को जो है वो कैसे मिनिमम करेगा, क्योंकि कॉस्ट मिनिमम करेगा तभी तो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है, इसी पे अगर वीडियो बनाया जाए तो एक कंप्लीट 30 to 40 मिनट का वीडियो जो है वो बनाया जा सकता है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। बेसिक्स, price mechanism which operates with the help of a demand and supply forces। प्राइस मैकेनिज्म इसमें जो है माइक्रो इकोनॉमी में वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पे डिपेंड करता है। नेशनल इकोनॉमी और इसका आउटपुट जो है एम्प्लॉयमेंट, ये किससे डिटरमाइंड होता है, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर में। यहाँ पे इंडिविजुअल्स के डिमांड और सप्लाई पे होता है, यहाँ पे किस पे होता है, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। अजम्पशन इसमें क्या है, सभी जो इंडिविजुअल्स है वो क्या है, रैशनल बिहेवियर करने वाले होते हैं। रैशनल बिहेवियर मतलब जो कि अपना अच्छा बुरा सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हैं। इसमें एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, द एक्सटेंट टू विच इट्स रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। यहाँ पे है कि एक एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के बारे में बात किया जा सकता है किसी एक इकोनॉमी के बारे में जहाँ पे सभी रिसोर्सेज जो है वो एम्प्लॉयड होते। यहाँ पे इसका लिमिटेशंस क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लिमिटेशंस माइक्रो इकोनॉमी का है क्या, कि फुल एम्प्लॉयमेंट का एग्जिस्टेंस। मैक्रो इकोनॉमी का ये लिमिटेशंस क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैलेसी ऑफ कंपोजिशन विच डज नॉट प्रूव ट्रू। यहाँ बहुत सारे फैलेसीज हैं, फैलेसीज मतलब होती हैं गलतियाँ, ओके, जिनको कि मतलब कि सुधारा नहीं जा सकता है, मतलब कि सीधे आप समझ लीजिए कि गलतियाँ होती है। फैलेसीज ऑफ कंपोजिशन है यहाँ पे जो कि सही नहीं है, तो ये इसका लिमिटेशंस में से हो गया एक। ओके, फिर है हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी में। बेसिकली अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप इस वाले टेबल को याद रखिए। इस टेबल को अगर आप याद रख लेंगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी में डिफरेंशिएट करना ईजी हो जाएगा। जैसे इंडिविजुअल मार्केट, होल इकोनॉमी, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ द गुड, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल के बात करता है, लेबर मार्केट, एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल कस्टमर, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई ऑफ गुड, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ये बेसिक बस मोटे मोटे जो टॉपिक्स होते हैं वो है, आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा, बाकी आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओके,
अब इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन होते हैं, मतलब कि वो जो हमारे लिए हमारे इकोनॉमी के लिए जो डिसीजन लेते हैं वो कौन होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे है एन एजेंट्स इज अ डिसीजन मेकर इन अ मॉडल। टिपिकली एवरी एजेंट्स मेक अ डिसीजन बाय सॉल्विंग अ ऑप्टिमाइजेशन और चॉइस प्रॉब्लम। जितने भी एजेंट्स होते हैं सभी जो है वो डिसीजन मेकर होते हैं। सभी टिपिकली ये जो क्या करते हैं ना, या तो ऑप्टिमाइजेशन का या फिर चॉइस ऑफ प्रॉब्लम का जो होता है उसको ये लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स का ये लोग सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमी देयर आर टू एजेंट्स। मैक्रो इकोनॉमी में बस दो ही एजेंट्स होते हैं हमारे, बायर और सेलर। बायर जो है वो ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या लेना है, किससे मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेलर ये ट्राई करता है कि मुझे क्या बेचना है, मुझे कम से कम कॉस्ट में बेचना है और मुझे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है। मैक्रो इकोनॉमी में चार बेसिक मेजर एजेंट्स होते हैं हम लोगों का है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन कंट्रीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स के चार एजेंट्स हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन कंट्रीज। इससे रिलेटेड ही है हम लोगों का नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पे क्या है, तो 4 मेजर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आर। 4 मेजर सेक्टर्स जो हमारे इकोनॉमिक के अकॉर्डिंगली मेजर पॉइंट्स है वो है, सबसे पहला क्या है हम लोगों का, हाउस होल्ड सेक्टर। ये इंक्लूड करते हैं कंज्यूमर जो होते हैं गुड के और सर्विसेज के, उनके। हाउस होल्ड आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, अगर इसका स्पेलिंग कहीं गलत होगा तो चलेगा अपना, क्योंकि काफ़ी लंबा सा है ना। तो जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सभी यहाँ पे जो है मिलते हैं हम लोगों के हाउस होल्ड से ही, सभी जो है वो निकल करके आ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर में है जहाँ पे और जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होते हैं इकोनॉमी के, ये होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्या, गुड्स और सर्विसेज को। फर्म्स जो है वो सारे फैक्टर्स को प्रोडक्शन जो है परचेज करता है। यानी कि ये अगर ओनर है हाउस होल्ड, ये क्या है हम लोगों का ओनर है, तो ये हम लोगों का क्या है, उस फैक्टर्स का क्या है, परचेजर होता है। प्रोड्यूसर सभी फैक्टर्स को परचेज करते हैं, फिर उसको इंक्लूड करके सभी को क्या करते हैं, एक नया गुड्स या प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर दे, गुड और सर्विसेज जो है वो क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर। इट इंक्लूड गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट जो है हमारे इकोनॉमी में वेलफेयर का भी काम करता है, साथ साथ में प्रोड्यूसर का भी काम करता है। आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोड्यूस कर रही होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे का है, या फिर एयरलाइन में भी है। तो ये सभी जो सर्विसेज भी दे रही है तो वो भी गवर्नमेंट सेक्टर का ही है ना। नेक्स्ट है हम लोगों का द एक्सटर्नल सेक्टर्स। बाहर के हमारे जो सेक्टर्स है इसमें इंक्लूड्स क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड होते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से किसी भी सामान का, एंड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिसमें ये क्या होता है कि कैपिटल जो है वो फ्लो होते रहता है डोमेस्टिक से लेकर के पूरे दुनिया में। नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन, हु आर द मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर। कौन कौन होते हैं जो हमारे मैक्रो लेवल पर डिसीजन मेकर्स होते हैं, और प्लेयर्स जिसको कह सकते हैं वो होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज आर परस्यूड बाय स्टेट इटसेल्फ और स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक आरबीआई एंड सेबी, है ना। हम लोगों के जो डिसीजन जो लिए जाता है मैक्रो इकोनॉमी में, वो जनरली मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन जो है वो कौन लेता है, आरबीआई लेता है। जैसे कि फिर से है सीआरआर, एसएलआर, है ना, आरआर, है ना। आरआर इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका कि एक और है हम लोगों का बॉडी, जो कि जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं हमारे इंडिया में उन सभी का ध्यान रखते हैं। सिक्योरिटीज़ में हमारा क्या आ जाता है, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स। तो कौन इशू करेगा, कितना पब्लिक से पैसा लेगा, किसके लिए किसका रूल होगा, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो रूल्स बनाए जाते हैं वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो बनाता है ना। एंड द सिमिलर इंस्टीट्यूशंस और भी जो होते हैं वो टिपिकली ईच सच बॉडीज विल हैव
one or more public goals to pursue as defined by law or constitution of India itself. ये जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होते हैं या तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है या फिर लॉ के द्वारा बनाया जाता है, और इन सभी का काम क्या होता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है वो काम करे. ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका मीनिंग आपको जानना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्ट कंट्री होता क्या, सबसे पहले वो जानिए. तो कैपिटलिस्टन जो वो होते हैं जो कि फ्री मार्केट में काम करते हैं इन एन इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे बोथ प्राइसेस एंड प्रोडक्ट्स जिनको डिसाइड कौन करता है, कॉरपोरेशन और प्राइवेट कंपनीज जो है अपने कंपटीशन में एक दूसरे का जो भी लोगों का मन करे वो अपना प्राइस जो है और प्रोडक्शन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं. एंड प्लेसेस अ हेवी फोकस ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पे अपना खुद का ध्यान देते हैं. वहाँ पे उन लोगों का फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है. गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो होता है लेकिन लिमिटेशन, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है लेकिन लिमिटेड लेवल तक ही होता. नेक्स्ट हम लोगों का एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक्स के टर्म में हम लोग उसको कहते हैं जो कि क्या कर, जिसके पास में एबिलिटी होता है कि जितने भी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजीज हैं उनको वो क्या करे, प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो है वो बदल दे. इन द सेंस एंटरप्रेन्योर डिस्क्राइब एक्टिविटीज ऑन द पार्ट ऑफ बोथ एस्टैब्लिश्ड फर्म्स एंड द न्यू बिजनेसेस. एंटरप्रेन्योर हम लोग जो है उनके सभी एक्टिविटीज़ को कह सकते हैं जो कि या तो एस्टैब्लिश्ड फर्म कर रहे होते हैं या फिर न्यू बिजनेसेस करें. आर होता है हम लोगों का रिजर्व रेशियो. आर कैपिटल है हम लोगों का. कैपिटल इज डिफाइंड एज ऑल दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. कैपिटल को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये एक मैन मेड गुड है जिसको कि हम लोग फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं. कैपिटल जो है वो एक मैन मेड रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि मशीन, टूल्स, जितने भी तरीके के इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, रेलवे है, और भी जितने तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, जितने भी सभी जो है हम लोग कैपिटल में इंक्लूडेड होता है. लेबर. लेबर एक अमाउंट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल एफर्ट जो होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज को जो है वो प्रोड्यूस करता है किसी एक इकोनॉमी के लिए. इट सप्लाइज एक्सपर्टीज. ये देता क्या है हम लोगों को, एक्सपर्टीज देता है, मैन पावर देता है और एंड सर्विसेज भी देता है, जो कि हम लोगों को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड और सर्विसेज में बदलने के लिए चाहिए होता है. प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट और रेवेन्यू में देखिए डिफरेंस होता है. प्रॉफिट में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेस जो टोटल रेवेन्यू का हम लोगों का आ रहा होता है कॉस्ट के बाद में, वो हम लोगों का क्या होता है, प्रॉफिट होता है. कॉस्ट में हम लोगों का क्या क्या जुड़ जाता है यहाँ पे, जैसे कि कैपिटल, लैंड, लेबर को जो हम लोगों ने दिया है ना, वो जो दे करके पैसे बचे वो हम लोगों का क्या हो जाता है, प्रॉफिट का हिस्सा हो जाता है. रेवेन्यू क्या होता है हम लोगों का, जितना भी इनकम होता है फर्म से सेल करके गुड्स और सर्विसेज का टोटल जो अपने कस्टमर को बेचा उसको जो है हम लोग रेवेन्यू बोल देते हैं. अगर इसको अल्जेब्रिक फॉर्म में हम लोग लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. पी इज इक्वल टू व्हाट, प्राइस, एंड क्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्वांटिटी. सम ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इकोनॉमी प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड एज द टोटल रेवेन्यू. जितने भी रेवेन्यू से आए हैं गुड्स और सर्विसेज को बेच करके सभी को अगर जोड़ देंगे तो मेरा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. एक्सपोर्ट रेफर्स टू द प्रोडक्ट. अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको कि आपको मैक्रो इकोनॉमी का बेसिक टर्म में आपको जाना जरूरी है. एक्सपोर्ट क्या होता है कि किसी भी गुड्स और प्रोड्यूस को हम लोग अगर बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एक कंट्री में और उसको हम लोग सोल्ड करते हैं दूसरे कंट्रीज में, उसको हम लोग एक्सपोर्ट कह देते हैं. एक्सपोर्ट एक ओल्डेस्ट फॉर्म है इकोनॉमीज का, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं लार्ज स्केल पे अलग अलग नेशंस के बीच में. अब इम्पोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट एक होता है जिसमें हम लोग गुड्स और सर्विसेज को जो है किसी एक कंट्री में लाते हैं दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन अनदर, जो कि दूसरे ही कंट्री में बनाया गया होता है. इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ कंट्रीज imports exceed the value of its exports, the country has a negative balance of trade also known as a trade deficit. अगर जितने भी वैल्यूज़ होते हैं एक कंट्रीज़ के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के, वो अगर इंपोर्ट अगर एक्सीड कर जाए एक्सपोर्ट को तो कंट्री का जो है वो नेगेटिव बैलेंस जो है वो देखने को मिलेगा.
और ये नेगेटिव बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिफिसिट जो है वो बोलते हैं। अब जैसे मैंने क्या कहा था ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही अगर हम लोग बनाने लगे तो एक जो है वो कंप्लीट वीडियो जो है वो एटलीस्ट 30 to 40 मिनट का जो है वो बनाया जा सकता है। अगर किसी को चाहिए होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं ज़रूर बना दूंगी। अच्छा, ट्रेड डिफिसिट यहाँ पे समझ में आया ना, कि अगर हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, है ना, तो यानी कि हमारे कंट्री से पैसे जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा चले गए, कंट्री में पैसे जो है वो कम आए, इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, डेफिसिट। ओके, सरप्लस भी होता है। सरप्लस कब होगा हम लोगों का, सरप्लस कब होगा, जब हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और इम्पोर्ट जो है वो हम लोग कम करेंगे। ठीक है, इम्पोर्ट हम लोगों का कम होगा तो हम लोगों का सरप्लस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं सभी को यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये सभी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे एक साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ इसको बाकी लोगों तक पहुंचाइए ताकि बाकी लोग भी जो है इसको देखें और उसका बेनिफिट ले सकें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में। टर्म 2 मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, एटलीस्ट इकोनॉमी तो डेफिनेटली करूँगी, BST भी आएगा, उसका मैं कोशिश करूँगी कि उसके भी कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो ज़रूर से लेते आओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।